गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अब इस बार मैं आपके पास हिंदी की कक्षा लेके आई हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको स्वर संधियाँ पढ़ा रही थी, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा सा लॉकडाउन से रिलैक्स्ड है, तो अगर आपके साइड में आपके आसपास कॉपीज़ मिलना शुरू हो गई हैं, स्टेशनरी की शॉप्स खुल रही हैं, मतलब पैनिक नहीं होना है। आपके पास अगर सहूलियत से ऐसे हो जाए तो एक मोटी 120 पेजेस वाली कॉपी संस्कृत के लिए बनाएंगे, और जो भी टीचर काम करवा रही है, आप उसी एक ही कॉपी में सब काम करेंगे, सब सेक्शन के लोग। फिर आपका क्लास कोई भी टीचर लेती हो, वो पूरा काम चेक कर देंगी। ठीक है बच्चों? तो एक कॉपी में पूरा काम होना है। हिंदी में आपकी 2 कॉपी बनेगी। एक कॉपी तो आपकी उसकी होगी जो वसंत है, जिसके चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं और जिसका काफ़ी कोर्स हो चुका है। क्लियर? संस्कृत में रुचिरा और ग्रामर दोनों की एक ही कॉपी होगी, तो एक ही कॉपी संस्कृत की बननी थी। लेकिन हिंदी में 2, एक कॉपी आपकी वसंत की होगी जिसमें वसंत का सारा काम होगा, और दूसरी कॉपी आपकी ग्रामर की, और ये जो आपके बुक है जिसे हम इस बार कर रहे हैं, भारत की खोज, इसकी एक कॉपी बनेगी। कोई पार्टीशन करने की ज़रूरत नहीं है, लगातार आप लोग काम करते जाएंगे। हिंदी की कॉपी के लिए भी यही है कि अगर अब आपके आसपास कॉपीज़ मिलना शुरू हो गई हैं, परेशान मत कीजिएगा बड़ों को। जब भी जाना हो तो ये ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए, और अगर आपने पिछला काम पेजेस में किया है तो वो पेजेस भी इसी कॉपी में चिपका लीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? भारत की खोज। भारत की खोज जो पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और कब लिखी थी? जब उनको 1944 में 1944 में अंग्रेज़ी शासन ने अहमदनगर के किले में कैद किया था। अब देखिए शीर्षक क्या है? अहमदनगर का किला। इस अहमदनगर के किले में नेहरू जी को कैद किया गया था, जेल में बंद किया गया था, और वहाँ रहते हुए उन्होंने अब इस पुस्तक को लिखना आरंभ किया था। ठीक है? ये सब 1943, 44, 45, 46 4-5 सालों की कहानी है। आपके कोर्स में जो किताब है वो उस जो नेहरू जी ने लिखा है ना, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है, और उसका संक्षिप्त रूप जो है वो आपके कोर्स में है। ठीक है? तो इसको आपको कहानी की तरीके से पढ़ना है, और जो नेहरू जी कह रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? तो कैसे शुरू हुआ है? अहमदनगर का किला। मैंने कहा क्यों ये शीर्षक है? क्योंकि इसी किले में उनको बंद किया गया था, इसी किले में जेल बनाई गई थी। किसने बंद किया था? अंग्रेज़ों ने। क्यों किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण। ठीक है बेटा? अब आप बुक देखिए। नेहरू जी जैसे अपनी खुद की ना संस्मरण, अपनी सोच, अपने बारे में लिखना, जीवनी स्टाइल में, अपने ही आत्मकथा के स्टाइल में उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो मेरी का मतलब क्या हो गया? नेहरू जी।
ये उनकी 9th जेल यात्रा थी। उन्हें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। ये लिखा कब है? 44 में, लेकिन इस समय तक उनको 20 महीने करीब हो चुके थे उसमें, अहमदनगर के किले में 20 मंथ्स। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। ये रात अंधेरी थी और दूज के चांद ने उनका स्वागत किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। आपको पता है 2 पक्ष होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। एक में जो होता है मून बढ़ता जाता है और एक में मून घटता जाता है। इसी के आधार पे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का शीर्षक उनको दिया गया है। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे उनको याद आ जाती है कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया। मतलब जो 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, दोनों जब बीते, मतलब फिर से चांद उजियाली दिखाई दी, तो उनको समझ में आ गया कि अब 1 महीना पूरा हो गया। वहाँ कैलेंडर और पहले तो ये मोबाइल, घड़ियाँ, ये सब तो उनको मिलती नहीं थी, अंदाज़ा लगाते थे सब। फिर कारावास का महीना बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। सहचर का अर्थ होता है मित्र, साथी। तो जब वो जेल में बंद रहते हैं तो चंद्रमा क्या है? उनका साथी रहता था। वो चंद्रमा से उनको विश्वास होता था कि अंधेरे के बाद उजाला आएगा। अंधेरी रात होगी, फिर कुछ दिन बाद उजाली रात भी आएगी। मतलब जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहेगा। ठीक है, ये देखिए जेल बना हुआ है। ये 1953 में नेहरू जी फिर से गए थे उस किले की यात्रा करने, देखने की जहाँ वो जेल में रहे थे उसकी अब क्या स्थिति है लगभग 10 वर्ष के बाद। और वो प्राइम मिनिस्टर बन के उनको कितना अच्छा लगा होगा कि जहाँ जेल में थे वहीं वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से भी गए थे। इसके बाद ये कमरा दिखाया गया है जहाँ वो कैद थे। वहाँ पे अब नया बोर्ड लग गया है, ये देखिए। रूम नंबर 8 था जिसको नेहरू जी ने ऑक्यूपाई किया था। फिर अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। दूसरी जेलों की तरह क्यों कहा है? क्योंकि नेहरू जी तो बहुत क्रांतिकारियों के नेता थे, तो उनको अक्सर जेल भेज दिया करते थे अंग्रेज़ परेशान होकर के। तो दूसरी जेलों में भी वो क्या करते थे? बागवानी। वही काम उन्होंने यहाँ भी शुरू कर दिया। रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों की क्यारियाँ बनाने में बिताने लगे। मिट्टी खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। मतलब ज़मीन कैसी थी? ऐसे मिट्टी अच्छी हो, अच्छे से फूल पत्ते लग जाएं, ऐसी जगह नहीं थी। वहाँ क्या था? मलबा दबा हुआ था ना, जैसे कोई टूटी फूटी इमारत नीचे दबी हो, ऐसा था। पत्थर पत्थर जैसा सब कुछ था। फिर लेखक उस जगह के लिए बताते हैं कि यह इतिहास स्थल है, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभी संधियाँ देखी हैं। उन्होंने कहा यह अहमदनगर का किला जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है, इसीलिए मतलब इतिहास इसमें छिपा हुआ है। इस किले ने कई युद्ध देखे हैं और राजमहलों की दुरभी संधियाँ। दुरभी संधि का अर्थ होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र समझते ना, कॉन्स्पिरेसी। तो कई राजमहलों में होने वाले षड्यंत्रों का भी ये गवाह है।
यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं। अहमियत माने महत्ता, इम्पोर्टेंस। तो कोई इसकी खास अहमियत नहीं है, पर एक घटना इसकी आज भी याद की जाती है। ये घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के खिलाफ हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। लेकिन फिर अंत क्या हुआ? पर अंत में उसकी हत्या अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो इन सब बातों से तो हमारा इतिहास भरा ही पड़ा है कि कोई मोहम्मद गोरी को किसी ने बुला लिया, उसका साथ दिया, किसी ने कभी जयचंद का नाम आता है, कभी टीपू सुल्तान को किसने, मीर कासिम नाम था शायद उसका, उसने मतलब अंदर का ही कोई आदमी टूट जाता है, रिश्वत खा लेता है, लालच में आ जाता है और उसके बाद महान वीरों की जीवन की कहानी समाप्त हो जाती है उस धोखे के कारण, उस षड्यंत्र के कारण। और चांद बीबी ने भी ऐसा किया, बहुत वीरता के साथ युद्ध किया, अकबर की शाही सेना का सामना किया, लेकिन उसकी हत्या किसने कर दी? अपने ही उसके एक आदमी ने। फिर वो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि चांद बीबी का नाम वीरों की, वीरानियों, वीर क्षत्राणियों में ज़रूर आता है, लेकिन इतिहास में और कोई महत्वपूर्ण स्थान उनको प्राप्त नहीं हो पाया। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। तो लेखक खोदता रहता था ना, बागवानी की आदत थी। उसके बाद एक जगह पे खुदाई करवाई भी गई कैदियों से। तो खुदाई करवाने में वहाँ क्या मिला कि ज़मीन के थोड़ा नीचे या बहुत नीचे कोई दीवार बनी हुई है या गुंबद बने हुए हैं या इमारतों के ऊपरी हिस्से दिखाई दे रहे हैं। तो लेखक क्या कहते हैं? लेखक माने नेहरू जी, कि हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि ना तो अधिकारियों को इसकी मंजूरी मिली थी और न ही हमारे पास इन कामों को जारी रखने के साधन थे। मतलब खुदाई अब तो ख़ास तरह की खुदाई होनी चाहिए थी। जब पता चला कि नीचे दीवारें और इमारतों के ऊपरी हिस्से, मतलब पूरा नगर बसा हुआ है नीचे, तो इसकी खुदाई के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे। तब लेखक ने क्या किया? अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। मतलब जिससे वो खोद रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया और एक कलम हाथ में ले ली। कुदाल जानते हैं ना, ज़मीन खोदने के लिए जो होता है। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा, कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा, इसका क्या मतलब हुआ कि काम करते हुए, कर्म करते हुए, कर्म में लिप्त रहते हुए जब तक वो वर्तमान से अनुभव नहीं प्राप्त कर लेते, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। लेखक क्या कहने लगा कि मैं उनके बारे में लिख नहीं सकता हूँ और ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर। पैगंबर आप समझते हैं, जो ईश्वर का दूत है, मतलब खास जिसको भविष्य भी दिख जाता है। तो पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर, अख्तियार करना माने अपना लेना। मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ, लेकिन शुरू में ही देखिए लिखा है न ही, तो ना वो
किसी प्रॉफिट की तरीके से भविष्य के बारे में लिख सकते हैं, ना ही वर्तमान में भी। मतलब ये ना एक लेखक का विनम्रता है खाली, कि अभी वो लिखने में इतने सक्षम नहीं हैं कि अनुभव के आधार पे वर्तमान के विषय में लिखें या पैगंबर के समान भविष्य के बारे में लिखें। बचा रहता है अतीत, मतलब वर्तमान और भविष्य पर तो वो लिख नहीं पा रहे, तो क्या हुआ, अब बचता है अतीत। अतीत मतलब पास्ट, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। लेखक कहता है जैसे इतिहासकार तो तथ्य इकट्ठा करते हैं, एक एक बात सच होती है, सारी खोज की जाती है, बहुत मतलब पढ़ा जाता है, पता किया जाता है, शिलालेख, पत्थरों पे खुदी हुई इमारत वो पढ़ी जाती हैं, बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो कहते हैं मैं इतिहासकार और विद्वान की तरह से इतिहास को भी नहीं लिख सकता, अतीत को भी नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। फिर वो अपने वर्तमान के संबंध में कुछ जो बातें वो काम करते रहें, जैसे उन्होंने अपनी बागवानी के बारे में लिखा, खुदाई के बारे में लिखा, ऐसी चीज़ें ही लिखने के लायक वो अपने आप को समझ रहे हैं। गेटे विद्वान का नाम है। इन्होंने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। ऐसा लेखन क्या होता है, अतीत के बोझ से कुछ सीमा तक थोड़ा बहुत राहत दिलाता है। ये किस प्रकार का लेखन हुआ, जो इतिहास तो है पर एक एक तथ्य मतलब बिल्कुल ऐतिहासिक नहीं है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी हुई हैं। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब जो इतिहास है वो कोरा इतिहास, एक आप पढ़ते हैं इस सन में ये लड़ाई हुई, इतने इधर सैनिक थे, उतने उधर सैनिक थे, लेकिन ये वर्णन करेंगे तो कैसा करेंगे कि हाँ लड़ाई हुई थी जिसमें अनुपम शौर्य था, अनुपम वीरता थी, ये टाइप की। या अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत बड़े वीर थे, उनकी वीरता का वर्णन उनके मित्र चंद्रबरदाई ने किया, तो जो उनके युद्ध का वर्णन किया उसमें वो इतिहास तो है ही, सब सही है, लेकिन चूंकि पृथ्वीराज उनके मित्र थे तो वो उसका वर्णन करने में उनके हृदय जुड़ रहा था, तो भावुकता भी है। इतिहास में भावुकता को स्थान नहीं होता है। एक आप इधर देखिए कितनी कहानियाँ आती हैं, कर्ण की आती हैं, अपने तरीके से कोई कहता है, कोई किसी तरीके से कहता है। तो इतिहास में जब भावुकता जुड़ जाती है तो वो रचना ऐतिहासिक नहीं रह जाती है, बल्कि वो कल्पना मिश्रित हो जाती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास या ऐतिहासिक कहानी ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन वो कहानी हो जाती है, इतिहास नहीं होता है, या उपन्यास हो जाता है, इतिहास नहीं होता। डिफरेंस समझ रहे हैं बच्चों? ठीक है। तो गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन क्या होता है, अतीत के बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। राहत दिलाना मतलब आराम दिलाना। नेक्स्ट शीर्षक है अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है, प्रभावित करता है। मतलब दबाव किसको कहते हैं, प्रेशर को। कोई दूसरा अच्छा शब्द इसके लिए नहीं, प्रेशर जो आप फील करते हैं। जैसे एग्ज़ाम है तो एक तरह का प्रेशर है आपके ऊपर, और अगर मान लीजिए आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं,
अलग तरह का प्रेशर है। आपके घर में कोई शादी है, सबको आना है, अलग तरीके का प्रेशर है। आप अपने बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, अलग तरह का वो है। तो कोई भी चीज़ों में एक प्रेशर होता है जब हम कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये प्रेशर भला हो या बुरा, मतलब हर प्रेशर हमें नुकसान थोड़ी पहुंचाता है, बहुत क्रिएटिव तरीके के काम भी करवाता है। तो दोनों तरह अभिभूत करता है, मतलब प्रभावित करता है। कभी कभी ये दबाव दमघोटू हो जाता है उनके लिए, उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। अब ये इन्होंने बिल्कुल इतिहास से जोड़ दिया कि जो हमारी बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, चीन की भी मिली है, भारत में भी मिली है, सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा सब। तो लेखक कहता है कि जब इनके विषय में सोचा जाता है तो एक अजीब सा प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है। तो वो क्या है? अब जेल में है लेखक, आप ऐसे सोचिएगा इसको, आखिर मेरी विरासत क्या है, मतलब मुझे अपने देश से क्या मिला है, मेरा देश क्यों महत्वपूर्ण है, मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ, क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। क्या सोच रहा है लेखक कि आखिर मैं किसका उत्तराधिकारी हूँ, मैंने क्या इनहेरिट किया है। तो जो दसियों हजारों साल में मनुष्य ने हासिल किया है, उनकी जीत, उनकी याद, उनकी पराजय का दुख, क्योंकि बहुत जीते बहुत हारे भी, है ना, सभी कुछ चलता है जीवन में। तो या बहुत साहसिक कार्य जो हुए जिसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। लेखक सोचता है आखिर उन्होंने क्या क्या इनहेरिट किया है, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है, या बहुत सी ऐसी बातें जो पूरे मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर मानव की साझेदारी है। जो हमारे राम कृष्ण की कहानियाँ हैं, उनको ईश्वर रूप में मत देखिए, लेकिन वो समाज के लिए आज भी आईना है। किसी भी जगह वहाँ जो बातें बताई गई हैं, मतलब जैसे रामचरितमानस है, हालांकि अभी इस पाठ से रामचरितमानस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी विरासत क्या है और वो कैसे सबकी साझेदारी है, इसको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे रामचरितमानस है, उसमें हर संबंध का, मानव जीवन के हर संबंध का बेस्ट रूप, सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाया गया है। मतलब है कि देखो पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। देखो राम दशरथ का दिखाया कि पिता की आज्ञा मान के उन्होंने खुशी खुशी सब आज्ञा का पालन किया। पति पत्नी का संबंध, राम और सीता कितनी कठिनाइयों में भी उन्होंने साथ दिया। भाई भाई का संबंध, देखो राम लक्ष्मण का भी, राम भरत का भी साथ थे, तब भी उत्तराधिकार के लिए, राज्य के लिए कोई लड़ाई नहीं हुई, किसी ने लालच नहीं दिखाया, सब प्यार से रहते थे। माता पुत्र का संबंध, मित्र का संबंध, या भक्त भगवान का संबंध, मतलब सारे संबंध। अब जो ये संबंध बताए गए ये हमारे लिए पूजनीय राम की कहानी है, लेकिन आप सोचिए कि कोई ऐसे ही कैरेक्टर है मान लो, तो इसके द्वारा आदर्श जीवन की शिक्षा मिल रही है ना। इस रूप में ये सारे संसार के लिए साझेदारी की चीज़ है।
पूरी मानव जाति की साझेदारी इसमें है। समझ में आया बच्चों? तो मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो ये जो अतीत में घटा है उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी है और उनके वारिस हैं, और साथ ही उन चीज़ों के भी वारिस हैं जो बहुत पहले घटित हुई थी लेकिन आज सारी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण हैं। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। हम कहते भी हैं कि मनुष्य मनुष्य बराबर हैं, तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूरी तरह अलग नहीं होता, लेकिन फिर भी अलग तो होता है। समझ रहे? कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। लेकिन एक ख़ास बात है जो रक्त मांस और हमारी हड्डियों में समाई हुई है, इसी विशेषता से हम आज तक बने हैं, संवरे हैं, और हमारा भविष्य भी इसी विशेषता से बनेगा। अब जो ये एक बात है ना, इसे आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। ये हमारी खासियत है जो हमारे अंदर समाई हुई है। वो पंक्तियाँ हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इतनी देश आए, इतने लोगों ने हम पर राज्य किया, लेकिन हमारी भारतीयता को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो कुछ बात है ना, इसे हम शब्दों में कह ही नहीं पाते हैं, कोई नहीं कह पाता है। ये हमारी भारतीयता है, ये भारतीयता की विशेषता है। तो इसी विशिष्ट विरासत का विचार और इसी से हमारा वर्तमान रूप बना है और इसी से हमारा भविष्य भी बनेगा। भावी रूप मतलब भविष्य। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे समय अरसे से, अरसा मतलब समय से, मेरे मन में घर किए हुए है। मन में घर किए होना मतलब मन में बसी हुई है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। लेखक कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत कठिन विषय चुना। ये भारत की भारतीयता के विषय में कहने में तो बड़े बड़े लेखक भी असफल हो गए हैं। पूरी तरीके से कोई बात अपने मन में बहुत महसूस करते हैं, लेकिन जब कहने की बात होती है ना, तो शायद हम शब्द गौड़ हो जाते हैं, शब्द नहीं रहते हैं। तो बस यही बात कही गई है कि विषय की कठिनाई और जटिलता से लेखक थोड़ा डरता है। उन्हें लगता है कि वो सतही तौर पर इसका स्पर्श कर सकते हैं। सतही तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से खाली इसका स्पर्श कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।